अमरपुर नाम के एक गांव में सुरेश अपनी पत्नी सीमा और बेटे मंकू के साथ रहता था। सुरेश एक छोटा सा ढाबा चलाता। वह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाकर बेचता, जिससे उसका ढाबा ठीक ठाक चल रहा था। सुरेश भैया, 2 आलू के पराठे और 1 मीठी लस्सी जल्दी भेजो। भाई, लगता है आज तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है। हर दिन की तरह आज भी धूप तेज थी, लेकिन सुरेश के ढाबे में रौनक थी। ढाबा टीन की छत और मिट्टी की दीवारों से बना था, लेकिन वहां का खाना ऐसा स्वाद देता था जैसे माँ के हाथों का बना हो। गर्मियों में तो सुरेश का ढाबा खचाखच भरा रहता था। दोपहर में ट्रैक्टर वाले, स्कूल के मास्टर और पास की दुकान वाले सब वहीं आते थे। लेकिन अब जुलाई का महीना शुरू हो गया। उसका ढाबा कच्चा बना हुआ था, जिस कारण बारिश के समय उसमें पानी टपकने लगता। इसलिए बारिश में सुरेश का धंधा मंदा पड़ जाता। सुरेश रात में थका हारा घर पहुंचता है। क्या हुआ जी, आज आप बड़े परेशान लग रहे हैं। हाँ सीमा, बारिश आने वाली है और तुम्हें तो पता ही है, हमारा ढाबा कच्ची मिट्टी से बना हुआ है, जिस कारण उसमें पानी टपकने लगता है और फिर हमारा धंधा मंदा हो जाता है। आप चिंता मत कीजिए, खाटू वाले श्याम बाबा सब ठीक कर देंगे। सीमा, मैं ढाबा जा रहा हूँ। सुनिए जी, आज मैं भी आपके साथ चलती हूँ। पापा, मम्मी, मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा। सुरेश, सीमा और मंकू ढाबे पर पहुंचते हैं और खाना बनाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में ग्राहक भी आने लगते हैं और ढाबे में रौनक लौट आती है। सीमा रोटी बेलने लगती है, सुरेश सब्जी तैयार करता है और मंकू टेबल साफ करता है। इतने में सुरेश देखता है कि आसमान में काले बादल छा जाते हैं और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज ढाबे में गूंजने लगती है और कुछ ही पलों में ढाबे के कोनों से पानी टपकने लगता है। सीमा, देख रही हो ना, ये बारिश ढाबे में पानी घुसा देगी। पिछली बार की तरह इस बार भी सारा सामान खराब हो जाएगा। देखते ही देखते बारिश का पानी ढाबे की छत से टपकने लगता है और फर्श पर जगह जगह पानी भर जाता है। ग्राहक एक एक कर उठने लगते हैं। सुनो जी, सारे ग्राहक ढाबे से चले गए हैं। अब हम इस बने हुए खाने का क्या करेंगे। सीमा, बारिश रुकने का इंतजार करते हैं, शायद फिर कोई ग्राहक आएगा, और अगर कोई ग्राहक नहीं आया तो हमें ये सारा खाना गरीबों में बांटना पड़ेगा। बारिश बंद होने के बाद भी ढाबे में कोई ग्राहक नहीं आता और फिर सीमा और सुरेश सारा खाना गरीबों में बांटकर घर आ जाते हैं। हे भगवान, पिछले 2 हफ्तों से बहुत कम ग्राहक आ रहे हैं ढाबे पर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे काम चलेगा। कहीं ऐसा न हो कि मुझे अपना ढाबा बंद करना पड़े। आप चिंता मत कीजिए जी, भगवान सब ठीक कर देगा। बारिश में लोगों को आने में थोड़ी दिक्कत तो होती ही है, ऊपर से ढाबे में पानी भी टपकता है। लगातार बारिश होने के कारण सुरेश को ढाबा बंद करना पड़ा। ढाबा 3 दिनों से बंद था। सुरेश के पास न तो पैसे थे और न ही कोई सहारा। वह चुपचाप आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखता और सोचता रहता। ये खाटू वाले श्याम बाबा, क्या मेरी मेहनत की यही कीमत है। उसी शाम गांव के प्रधान जी सुरेश के पास आए। उन्होंने सुरेश की हालत देखी, भीगी आंखें, बुझा हुआ चेहरा और खामोशी में डूबा आंगन। प्रधान जी ने उसके पास बैठते हुए कहा, सुरेश, तू चाहे तो मेरे खेत के पास जो पुराना शेड है, वहां कुछ दिन के लिए अपना ढाबा चला ले। कम से कम बारिश से तो बच जाएगा। शेड पक्का है, छत से पानी भी नहीं टपकेगा। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सुरेश की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने अगली ही सुबह कुछ बर्तन और थोड़ी राशन सामग्री के साथ नए ठिकाने की ओर निकल पड़ा। सुरेश ने फिर से ढाबा शुरू किया और ढाबा अब दोबारा ठीक ठाक चलने लगा। एक दिन ढाबे पर बैठे हुए सुरेश ने सीमा से कहा, सीमा, प्रधान जी ने हमें अपना शेड देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हाँ जी,
अगर प्रधान जी हमें ढाबे के लिए जगह नहीं देते तो हमारे तो भूखे मरने के दिन आ जाते। अब चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना हो, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। बारिश के बीच एक बड़ी कार ढाबे के सामने आकर रुकी। कार से एक सज्जन व्यक्ति उतरे और धीरे धीरे भीगते हुए ढाबे की तरफ आने लगे। आइए साहब, आप क्या खाना पसंद करेंगे? एक प्लेट दाल, चावल और साथ में अचार देना। जी साहब, आप बैठिए, मैं थाली लगा कर लाता हूँ। सीमा, जल्दी से थाली तैयार करो। सुरेश ने अपने अंदाज में गर्मा गर्म खाना परोसा। वो व्यक्ति चुपचाप खाता गया और हर कौर के साथ मुस्कुराता रहा। खाना खत्म करने के बाद उसने अपनी प्लेट एक तरफ रखी, पानी पिया और फिर सुरेश की तरफ देखकर कहा, वाह भाई, क्या स्वादिष्ट भोजन था। मैं इंदौर के एक बड़े होटल का मैनेजर हूँ। क्या तुमने कभी शहर में ढाबा चलाने के बारे में सोचा है? तुम्हारा खाना तो वहाँ भी लोगों का दिल जीत लेगा। साहब, मैं तो गांव का आदमी हूँ, शहर में कैसे कर पाऊंगा ये सब? ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड, जब भी हिम्मत हो आ जाना। ऐसे ही दिन एक रात गांव में तेज तूफान आया। हवाएं जोरों से चलने लगी और आसमान में बिजली लगातार। अचानक एक जोरदार चमक के साथ बिजली सीधी सुरेश के ढाबे पर आकर गिरी। कुछ ही आग की लपटों में घिर गया। टीन की छत जलती हुई गिरने लगी और सारा सामान जलकर राख हो गया। ये क्या हो गया सीमा? अब मैं क्या करूँगा? पहले भगवान ने बारिश में मेरा ढाबा मुझसे छीन लिया और अब प्रधान जी ने जो शेड दिया था उसमें भी आग लग गई। सब कुछ खत्म हो गया सीमा, सब कुछ। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा जी, लेकिन आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। दिन पर दिन बारिश बढ़ती जा रही थी, लेकिन सुरेश उसी बारिश में काम की तलाश में निकल पड़ता। वो हर दरवाजे पर गया, हर दुकान पर पूछा, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिला। उल्टा दिन भर भीगने के कारण उसे जोर की सर्दी लग गई। अब जैसे तैसे दिन नहीं, बल्कि टेढ़े और तकलीफ भरे दिन काटने पड़ रहे थे। घर में राशन खत्म होने को था। सीमा, हमारे साथ ये क्या हो रहा है? हमारी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। मंकू की स्कूल की फीस भी भरनी है। सुनो जी, आपको याद है ना, एक बार हमारे ढाबे में इंदौर से एक होटल मैनेजर आए थे जिन्होंने ने आपको विजिटिंग कार्ड दिया था। आप उन्हें कॉल कीजिए ना, शायद वहीं से हमें कोई मदद मिल जाए। हाँ सीमा, जरा वो कार्ड ढूंढ कर तो लाना। सुरेश उस सज्जन व्यक्ति को कॉल करता है और अपनी पूरी स्थिति बताता है। वह व्यक्ति बहुत सहानुभूति से बात करता है और सुरेश को इंदौर आने के लिए कहता है। कुछ ही दिनों में सुरेश इंदौर चला जाता है। वहां पहुंचकर उसने होटल में काम करना शुरू किया और पूरे मन से सीखा खाना बनाना, सफाई रखना, ग्राहकों से विनम्रता से बात करना। होटल वालों ने उसकी मदद के लिए उसे 1 लाख रुपए का बिना ब्याज का लोन भी दिलवाया। सीमा, हम इन्हें 1 लाख रुपए से अपने पुराने ढाबे की जगह एक पक्की छत वाला ढाबा बनाएंगे। सुनो जी, हम 50,000 में भी तो अच्छा ढाबा बना सकते हैं। हाँ सीमा, बना सकते हैं, लेकिन 1 लाख में और भी अच्छा बनेगा। जी, मैं सोच रही थी 50,000 में ढाबा बना लेते हैं और जो 50,000 बचे उसे 4% ब्याज पर दे देते हैं। जो भी ब्याज आएगा उससे हमारे लोन की किस्त भरती जाएगी। इस तरह हमारा लोन भी चुकता होता रहेगा और हमारा पैसा भी बना रहेगा। हाँ सीमा, ये तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया, हम ऐसा ही करेंगे। सुरेश ने वैसा ही किया जैसा सीमा ने सुझाया था। अब उसने अपने ढाबे की जगह एक नया और पक्का ढाबा बना लिया था। छत मजबूत थी, दीवारें पक्की थीं और ढाबा साफ सुथरा और सलीके से सजा हुआ था। अब उसका ढाबा बारिश में भी अच्छे से चलता। बारिश में जब लोग अपनी गाड़ियों से घूमने निकलते तो रास्ते में रुककर सुरेश के ढाबे पर आते और गर्मा गर्म खाना खाकर उसकी तारीफ करते। अरे सुरेश भैया, आपके यहाँ चाय मिलेगी क्या? नहीं भाई, चाय तो नहीं मिल पाएगी। तभी सीमा के मन में एक और आइडिया आता है। सुनो जी, क्यों ना हम अपने ढाबे के बाहर एक छोटा सा चाय का स्टॉल खोलें जिसमें हम चाय और गर्मा गर्म पकौड़े बेचेंगे।
सुरेश ढाबे का काम संभालता था और सीमा बाहर चाय और गरम पकौड़े बेचती थी। दोनों की अच्छी आमदनी हो रही थी। घर के खर्च निकालने के बाद जो भी बचत होती वे उसे ब्याज पर दे देते, जिससे उन्हें एक अतिरिक्त आमदनी भी होने लगी। अब उनके पास हर महीने अच्छी खासी कमाई आने लगी थी। धीरे धीरे उनके दिन पूरी तरह से बदल गए थे। सुरेश अब अपने परिवार के साथ बेहद खुश था और जीवन में संतोष महसूस करता था। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। संघर्ष ही जीवन का असली आधार होता है। अगर हम लगातार मेहनत करते रहेंगे तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं होता, हमें उस पैसे को समझदारी से निवेश भी करना चाहिए। अगर हम सिर्फ कमाते रहेंगे और सारा पैसा खर्च या इंस्टॉलमेंट में चला जाएगा तो जीवन में कभी आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी। अगर हम पैसे को सही जगह निवेश करें, जैसे कि कोई छोटा बिजनेस, ब्याज पर देना, म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी, तो वो पैसा हमारे लिए काम करेगा और धीरे धीरे हम इंस्टॉलमेंट के बोझ से निकलकर एक सुकून भरी जिंदगी जी सकते हैं। कमाओ भी, बचाओ भी और समझदारी से निवेश करो, यही सच्ची तरक्की की कुंजी है।